आज के ज़माने में हिप्नोटिज़म सीखना क्यों ज़रूरी है? सर एक्चुअल में क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है एल्गोरिदम बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। आप इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया या कुछ भी खोलते हैं, 1 मिनट का स्क्रॉल आपका 1 घंटे का हो जाता है। हिप्नोटिज्म एकमात्र ऐसा ऑप्शन है, अगर आप समझे तो आप एल्गोरिदम के ट्रैप में नहीं आएंगे। रैपिड इंडक्शन और शॉक इंडक्शन क्या है? हमें जब भी शौक लगता है, जब हम चमक जाते हैं या कोई ऐसी घटना घट गई जिसमें हमारी जान पे बन आई, हमारा दिमाग एक फिक्शन ऑफ टाइम के लिए सबकॉन्शियस लेवल को जगाता है। तो स्मोकिंग और भी बहुत सारी बुरी आदतें हैं, नशा, ड्रग, वो सब, उनको छोड़ने में ये हिप्नोसिस कितना प्रभावी है? देखिए सर, मेजर केसेस में अभी देखा जा रहा है, इंडिया में भी ये चीज़ आ चुकी है, एम्स में कुछ हॉस्पिटल्स में आ चुकी है, फॉरेन्स में तो बहुत ज़्यादा है। हिप्नोटिज्म के जरिए ही नशे को छुड़ाया जाता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो होता है ना, उसमें व्यक्ति किस प्रकार के अनुभव कर सकता है? सर पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक मॉडलिटी है, पार्ट ऑफ हिप्नोटिज्म है। नमस्कार, मैं मुश्ताक खान, बॉलीवुड एक्टर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिप्नोटिज्म के बारे में कि हिप्नोटिज्म, वशीकरण, सम्मोहन होता क्या है, और इसकी जानकारी हमें देंगे हमारे आज के खास मेहमान विपुल दशरथ ओड। विपुल जी, नमस्कार बताइए। सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपने बहुत अच्छा बताया। और हिप्नोटिज्म एक तरीके से वर्ड बोला गया या एक शब्द बोला गया है, वास्तविकता में ये हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है। जाने अनजाने में हम पूरे दिन में जो चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, वो हमारे माइंड में जाती है। उसे रोकने का या उसे समझने का पैटर्न जो होता है ना, वो हिप्नोटिज्म होता है। वास्तविकता में अगर आप हिप्नोटिज्म को समझ जाओ तो आप अपने ब्रेन को पूरी तरीके से समझ सकते हो कि कैसे हमारा माइंड काम करता है, ब्रेन क्या है, किस तरीके की फ्रीक्वेंसी में होता है, कैसे हमारी हीलिंग होती है। यानी हिप्नोटिज्म एक प्रोग्रामिंग है जिसका यूज़ करके या जिसका इस्तेमाल करके आज क्लिनिकल थेरेपी की जाती है। तो हिप्नोटिज्म में 2 तरीके के पैटर्न देखे जाते हैं, एक कॉन्शियस लेवल पे किया जाता है और सबकॉन्शियस लेवल पे। आगे जैसे हम बढ़ेंगे उसको हम समझते जाएंगे पूरी डिटेल में। राइट राइट। आज के जमाने में हिप्नोटिज्म सीखना क्यों जरूरी है और इसका भविष्य क्या है? सर एक्चुअल में क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है एल्गोरिदम बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। आप इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया या कुछ भी खोलते हैं, 1 मिनट का स्क्रॉल आपका 1 घंटे का हो जाता है। आपका एजुकेशन टाइम वेस्ट होता है या आपका फोकस लैग करता है। हिप्नोटिज्म एकमात्र ऐसा ऑप्शन है, अगर आप समझे तो आप एल्गोरिदम के ट्रैप में नहीं आएंगे कि कैसे मुझे अपनी अवेयरनेस को समझना है, कैसे मुझे अपने फोकस को बढ़ाना है या कैसे मुझे अपने आप को हील करना है। कई बार क्या होता है, हम पढ़ाई करने बैठते हैं, सॉन्ग चालू होते हैं। अब पढ़ाई तो दिमाग में जाए नहीं जाए, लेकिन सुबह से लेके शाम तक वो सॉन्ग गुनगुनाते रहते हैं। Yes. तो वास्तविकता में स्लो पॉइजन है हमारे लिए। जब हम पढ़ रहे हैं तब सॉन्ग हमारे लिए स्लो पॉइजन है। उसी तरीके से हिप्नोटिज्म होता है। यानी कई बार हमारे घर में कुछ ऐसे वर्ड्स का प्रयोग कर दिया जाता है या हम लोग भी बोलते हैं चलिए हम ट्राई कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। हमारे दिमाग के लिए ट्राई सबसे नेगेटिव वर्ड है। जब आपने सोच लिया कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, वो काम होना ही नहीं है। तो इस तरीके से हिप्नोटिज्म कई जगह पे हमारे डेली की लाइफ में हमारे पे इम्पैक्ट डालता है जो हमें नहीं पता होता है। लेकिन अगर हम उसे बदल दें तो बहुत सारी चीज़ें हम बदल सकते हैं। हम हमारा फ्यूचर हमारे मन के हिसाब से सेट कर सकते हैं, चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे हम चाहें वैसे बदल सकते हैं। राइट। एक बात बताइए विपुल जी, हाँ। क्या हर व्यक्ति को, हर इंसान को जी हिप्नोटाइज किया जा सकता है? जी नहीं सर। हिप्नोटिज्म की जो नींव रखी थी ना, फ्रांट एंटर मेस्मर जी ने रखी थी। उसके बाद भी बहुत सारे हिप्नोथेरेपिस्ट हुए, लेकिन ऐसा माना जाता है 100 में से 80 लोग हाईली सजेस्टेबल होते हैं, वो हिप्नोटाइज होते हैं, बाकी नहीं हो सकते। 20% लोग इजीली हिप्नोटाइज नहीं होते, उसमें से 10% कभी नहीं होंगे। क्योंकि लिए जो व्यक्ति तर्क से सोचता है या प्रश्न ज़्यादा आते हैं या साइंटिफिक ज़्यादा है, वो हिप्नोटाइज नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को हिप्नोटाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लिए हिप्नोटिज्म सेल्फ हिप्नोटिज्म है। हम सिर्फ उसे गाइड कर रहे होते हैं, हम सिर्फ उसे बता रहे होते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। वास्तविकता में वो अपने आप ट्रांस में जा रहा होता है। ट्रांस इट मीन्स एक ऐसी स्थिति जब आप सो रहे भी हो
और जग रहे भी हो, यानी पूरा शरीर रिलैक्स है लेकिन आपकी चेतना जग रही है। तो उस स्थिति में जानने के लिए व्यक्ति की भी अवेयरनेस जरूरी है। तो 100 में से 80% लोग होते हैं, बाकी को करना लगभग मुश्किल होता है। रैपिड इंडक्शन और शॉक इंडक्शन क्या है? सर, आज जैसे जैसे ब्रेन के बारे में पता चल रहा है, रिसर्च हो रही है, वैसे वैसे पता चल रहा है कि मनुष्य का दिमाग कैसे काम करता है। हमें जब भी शॉक लगता है, जब हम चमक जाते हैं या कोई ऐसी घटना घट गई जिसमें हमारी जान पे बन आई, हमारा दिमाग एक फिक्शन ऑफ टाइम के लिए सबकॉन्शियस लेवल को जगाता है। तो ये जो रैपिड इंडक्शन है ना, ये इसका एडवांस वर्जन है। रैपिड इंडक्शन में व्यक्ति एक ऐसी स्थिति बनाता है या एक ऐसा सिनारियो बनाता है जिसमें फिक्शन ऑफ सेकंड के लिए कॉन्शियस माइंड बाईपास हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड जगता है। जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड जगता है, हिप्नोथेरेपिस्ट इंस्टेंट ट्रिगर देता है कि सो जाओ, जिससे हिप्नोटिज्म इंड्यूस होता है। तो रैपिड इंडक्शन एक ऐसी टेक्निक बोलेंगे हम जिससे तुरंत यानी 1-2 सेकेंड में या 1 मिनट के अंदर किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं, या कई बार इसका प्रयोग करके मैजिशियन लोग गायब होके दिखाते हैं कि भाई स्टेज पे कुछ है ही नहीं, कुछ चीजें हवा में उड़ रही है। तो ये गामा की स्थिति में वो कर सकता है। अगर व्यक्ति को गामा में डाल दिया जाए रैपिड इंडक्शन का यूज करके, तो उसे पता भी नहीं चलेगा, हाथ मिलाया और ऐसे झटका दिया, वो ट्रांस में चला गया और पूरी ऑडियंस देख रही है और उसको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। जो वो बोल रहे हैं वो उसे लगेगा कि हाँ यही चीज हो रही है, क्योंकि दिखेगा, सबको वही दिखेगा। तो इस तरीके की कुछ चीजें हो सकती है, इसे रैपिड इंडक्शन कहा जाता है। यानी जर्क देने का तरीका या शॉक दे के कैसे कॉन्शियस लेवल को बाईपास किया जाए, वो टेक्निक रैपिड इंडक्शन कहलाती है। ओके। आई फिक्सेशन टेक्निक और सजेस्टिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? सर, जैसा अभी हमने समझा कि हर व्यक्ति हिप्नोटाइज नहीं होता है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा व्यक्ति होगा और कौन सा नहीं होगा? उसके लिए कुछ टेक्निक्स बनाई गई, तरीके बनाए गए, जिस टेक्निक से हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति ट्रांस में या हिप्नोटिज्म में जाएगा या नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। उस टेस्ट से हमें समझ में आता है कि वो व्यक्ति ट्रांस में जाएगा या नहीं। तो पहला होता है हमारा सजेस्टेबिलिटी टेस्ट। सजेस्टेबिलिटी टेस्ट में 3-4 टेस्ट होते हैं, जिसमें हम व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं, उसको पीछे की तरफ पासिस देते हैं, उसका शरीर आगे पीछे हिलने लगता है, या तो हम उसकी आंखें बंद करा लेते हैं और कमांड देते हैं आपकी आंखें भारी हो रही है और भारी हो रही है और भारी हो रही है, और उसकी आंखें चिपक जाती, जिससे हमें समझ में आता है कि वो व्यक्ति हिप्नोटाइज होगा या नहीं होगा, कितना डीप में जाएगा, कौन सी स्थिति तक जाएगा। उसी तरीके से आई फिक्सिंग टेक्निक होती है। आई फिक्सिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं, नॉन वर्बल हिप्नोटिज्म का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने मूवी में देखा होगा कि व्यक्ति को ऐसे आंखों में आंखें डाल के देखने का बोला जाता है और वो हिप्नोटाइज हो जाता है, तो उसे नॉन वर्बल हिप्नोटिज्म बोला जाता है या आई फिक्सिंग टेक्निक कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति को बोला जाता है अब मेरी आंखों में देखिए। इस तरीके से वो देखता जाता है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी प्रीवियस प्रोग्रामिंग की जाती है, उसकी वजह से वो ट्रांस में चला जाता है। तो ये सजेस्टेबिलिटी का पार्ट है, जिससे हमें पता चलता है कि वो कितना डीप जाएगा और किस लेवल तक जाएगा, या हम क्या उसकी हीलिंग कर सकते हैं, क्या हम उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये सब आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें ये टेस्ट करने होते हैं। सही बताया आपने विपुल जी। ये सबकॉन्शियस जो होता है जी, सबकॉन्शियस माइंड, इसकी प्रोग्रामिंग कैसे किया करते हैं आप? बेसिकली सर क्या होता है, हमें कुछ लूप होल पता है हमारे शरीर में। जैसे अगर कोई डॉक्टर है, सर्जरी कर रहा है, तो उसे पता है कि कौन से हिस्से में गड़बड़ है, कैसे उसे रिकवर करना है। उसी तरीके से हमें पता है कि हमारे शरीर में एक ऐसा लूप होल है, जिसे हिट किया जाए तो हमारा कॉन्शियस माइंड यानी तर्क वाला हिस्सा सो जाता है, और जैसे ही तर्क वाला हिस्सा सोता है, हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जगाते हैं, जिसमें रीप्रोग्रामिंग की जाती है। हमारी पुरानी मेमोरी, हमारे स्टोरेज या हर वो चीज़ जो हमें याद रखने की ज़रूरत है, वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है। हम क्या करते हैं, उस हिस्से को जगा के सबकॉन्शियस माइंड की पॉजिटिव अफर्मेशन से रीप्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे आपने कोई एड देखी, उस एड में सही नॉलेज है या गलत नॉलेज है आपको नहीं पता,
लेकिन वो एड देखी आपकी आंखों ने, दिमाग ने स्टोर की और वो स्टोरेज अंदर चला गया। अब जाहिर सी बात है, हम लोग सोचते हैं सेंसोडाइन या कोलगेट, तो हमें अगर दांत में दर्द हो रहा है तो हमें सीधा वही कोलगेट हिट होगी, लेकिन हम ये नहीं सोच सकते कि वो नॉर्मल झुंझुनाहट भी हो सकती है। तो ये रीप्रोग्राम हो गया है। इसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट के जरिए या हिप्नोटिज्म के जरिए हम हमारे मस्तिष्क को रीप्रोग्राम करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन के जरिए, सही वर्ड्स चुन के, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्ट ले लेता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कई वर्ड्स को डायरेक्ट लेता नहीं है। तो हम ऐसे वर्ड्स का प्रयोग करते हैं जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्ट उसको ले लेवे और वो सीधा हमारे शरीर में जाके इम्पैक्ट करे। तो इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग को करते हैं। या तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, फियर और स्ट्रेस मैनेजमेंट में हिप्नोसिस कैसे मदद कर सकती है? सर एक्चुअल में आपका जो कॉन्फिडेंट रहता है या फियर ये रहता है, ये सब कुछ सबकॉन्शियस लेवल पे चलता है। आपके दिमाग में एक डर बैठा है कैमरे का, स्टेज का, बॉस का, वो डर हिट होता है ट्रिगर से। जैसे एक एग्जांपल के लिए, एक व्यक्ति है, उसको अपने बॉस से डर लगता है, तो जैसे ही वो बॉस को आते हुए देखेगा उसको गर्मी लगने लगेगी, बेचैनी होगी, अजीब सा फील होने लगेगा। अगर उसको रीप्रोग्राम किया जाए और उसके बॉस के साथ जुड़ी हुई मेमोरी को हटा दिया जाए तो वो मेमोरी हिट नहीं होगी, ना उसे डर लगेगा। और कॉन्फिडेंट बिल्ड के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज हम रीप्रोग्रामिंग से उसके सारे डरों को रिप्लेस करते हैं अच्छी मेमोरी से, बदल दिया जाता है, एक मेमोरी को दूसरी मेमोरी से बदल दिया जाता है। जैसे किसी को ऊंचाई से डर लगता है, अगर उस मेमोरी को बदल दिया जाए कि आप ऊंचाई पे जब भी जाएंगे तो आप अपने हैप्पीएस्ट मोमेंट को याद करेंगे, तो उसकी ऊंचाई का डर हट जाएगा। बिकॉज जब भी वो ऊंचाई पे जाएगा उसे याद आएगा जब वो लाइफ में सबसे ज्यादा खुश था। तो हमारा दिमाग एक्शन के साथ रिएक्शन करता है, हम उस एक्शन को बदल देते हैं ताकि रिएक्शन खुद ही बदल जाए। तो हिप्नोटिज्म में इस तरीके की प्रोग्रामिंग की जाती है जिससे उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो, वो अपने सेक्टर में आगे बढ़ पाए, जॉब या प्रोफेशनल वाइज बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाए। मतलब आपका ये कहना है कि माइंड डाइवर्ट किया जाता माइंड डाइवर्ट किया जा है एक सकता है तरीके उससे। से। अच्छा, ये स्लीप इंप्रूवमेंट और रिलैक्सेशन के लिए कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जा सकती है? देखिए, स्लीप इम्प्रूवमेंट के लिए और इस तरीके की कोई भी चीज के लिए हम लोग PMR यूज करते हैं, प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन। पहली टेक्निक तो यही आती है। हम इसके जरिए क्या करते हैं, एक व्यक्ति को आराम से स्लोली हिप्नोटिज्म में ले जाते हैं। अक्सर ये लोग डॉक्टर जो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में क्या होता है, जैसे जैसे वो ट्रांस में जाता है तो उसकी इंसोम्निया की प्रॉब्लम यानी नींद ना आने की प्रॉब्लम सोल्व होने लगती है। हमारे शरीर में बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। बायोलॉजिकल क्लॉक का काम क्या होता है, दिन और रात को फिगर आउट करना, दिन की रोशनी में जगाए रखना, रात में सुलाना। लेकिन जब हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाती है तो रात होने पे भी नींद के केमिकल रिलीज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है। अब वो व्यक्ति जगता रहता है। हम क्या करते हैं, हिप्नोटिज्म में वो बायोलॉजिकल क्लॉक को बैलेंस करते हैं। जैसे ही वो बैलेंस हो जाती है तो रात होने पे उसे नींद आने लगती है। मेजर केस में हम इसमें PMR यूज करते हैं या क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी की रिवर्सिंग टेक्निक यूज करते हैं। ये टेक्निक इतनी इफेक्टिव है कि अगर आप 100 लोगों पे अप्लाई करो तो उसमें से 99 लोगों को इजीली नींद आने लगती है। बहुत सारे लोगों को OCD में रिलीज दिया जाता है, बिकॉज स्ट्रेस है। आप नींद में सोए तो हो लेकिन दिमाग में विचार चल रहे, ड्रीम्स आ रहे, वो नींद पूरी नहीं होगी। नींद पूरी नहीं होगी तो शरीर की हीलिंग नहीं होगी, शरीर की हीलिंग नहीं होगी तो फिर वही आप सुबह उठोगे तो थका हुआ फील करोगे। तो ऐसा माना जाता है अगर आप 15 मिनट हिप्नोटिक नींद में सोए हो तो लगभग वो 2 से 3 आवर के समान होता है। तो बहुत गहराई में ले जाता है। तो हम मेजर केस में PMR ही यूज करते हैं और वो बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। अरे वाह भाई। और पूरी तरह से अगर वो नींद में है बंदा, सामने वाला व्यक्ति, हाँ, तब भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, बिकॉज नींद के अंदर ही हिप्नोटिज्म है। आप अगर मैं अभी आपको ट्रांस के बारे में बताऊं तो ट्रांस क्या है, ट्रांस मतलब आपकी आंखें बंद है,
शरीर पूरा शांत हो रहा है, आपको सुनाई देगा, समझ में आएगा, महसूस होगा। लेकिन सपने में कैसा होता है, हम देख पाते हैं, हम सब कुछ कर पाते हैं, लेकिन बॉडी हिला पाएंगे नहीं। उसी तरीके से ट्रांस होता है, यानी हिप्नोटिज्म होता है। व्यक्ति एक तरीके से सपने में हम जो जो बोल रहे हैं उसे दिखता चला जाएगा, हम जो भी बोलेंगे उसे दिखेगा, महसूस होगा, फील होगा, लेकिन वो हमारे कमांड के बिना अपने बॉडी के पार्ट को या शरीर के हिस्सों को या दिमाग को कुछ कर नहीं पाएगा। वो पूरी तरीके से कंट्रोल इन्वायरमेंट में रहता है। अच्छा, ये स्मोकिंग हो गया, जैसे ज्यादातर जी। आजकल जवान और आजकल तो लड़कियां भी बहुत ज्यादा कर रही हाँ। हैं स्मोकिंग। जी, जी, जी। मैंने देखा है, लड़कों से ज्यादा लड़कियों को देखा है हाँ। स्मोक करते हुए, और बिंदास करती हैं, जी। खुलेआम करती है, कोई हम्म। होता है। तो स्मोकिंग और भी बहुत सारी बुरी आदतें हैं, नशा, ड्रग्स, ये वो सब, उनको छोड़ने में ये हिप्नोसिस कितना प्रभावी है? देखिए सर, मेजर केसेस में अभी देखा जा रहा है, इंडिया में भी ये चीज़ आ चुकी है, एम्स में कुछ हॉस्पिटल्स में आ चुकी है, और फॉरेन्स में तो बहुत ज़्यादा है। हिप्नोटिज्म के जरिए ही नशे को छुड़ाया जाता है। वास्तविकता में आपका ध्यान जब तक नशे पे था तब तक आप उस नशे के आदी थे। आपका ध्यान किसी और काम में लगा दिया जाता है, यानी फोकस को शिफ्ट किया जाता है, जिससे धीरे धीरे वो नशे की आदत छूटती है। लेकिन नशे की आदत छूट सकती है, लेकिन ट्रिगर हिट होते हैं। तो हिप्नोटिज्म में एक टर्म आता है ट्रिगर्स। हम लोग क्या करते हैं, उसके दिमाग में जुड़ी हुई मेमोरी कि उसने नशा क्यों किया था, कब किया था, क्या कारण था। कई लोगों ने खुशी में किया था, अब हम लोग हिप्नोटाइज करके बोले कि चलिए आज से नशा छूट गया, वो मान भी लेगा। लेकिन किसी खुशी की मूवमेंट आ गई तो वापस कर लेगा, बिकॉज उसको लगता है ना कि खुशी में कर सकते हैं। तो हम लोग क्या समझते हैं कि खुशी या गम, हैप्पीनेस, कभी भी उसने नशा किया है उसकी सारी मेमोरी को इकट्ठा करके बदल देते हैं। कैसी मेमोरी से बदलते हैं, बुरी मेमोरी से। बिकॉज अब उसके दिमाग में एक ऐसा पैटर्न बन गया है कि ये नशा जो कल तक अच्छा था, अब हमने उसको बदल के बुरा बना दिया है। बिकॉज उसके दिमाग में अगर आज हम किसी नशे वाले से पूछे क्या सर नशा अच्छा है, तो वो हमें 100 चीजें बता देगा, स्मोकिंग के फायदे ही है, लेकिन हम 100 चीजें स्मोकिंग के नुकसान नहीं बता पाएंगे। उसी तरीके से वो 100 नुकसान हम उसके दिमाग में बाय डिफॉल्ट डाल देते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड की एक बहुत अच्छी बात है, अगर वहां तक कुछ पहुंचा दिया जाए तो वो मान लेता है, वो प्रश्न नहीं करता, वो क्रॉस वेरीफाई नहीं करता, वो मान लेता है। यानी वहां तक पहुंचा दिया है कि सिगरेट बुरा है तो मान लेगा, फिर कभी भी वो हाथ में लेने ही नहीं देगा। जैसे ही आप हाथ में लोगे आपको करंट लग सकता है या अच्छा नहीं लगेगा, उल्टी जैसा हो सकता है। इस तरीके से बहुत इफेक्टिव तरीके से आप कोई भी नशा छुड़ा सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। हम एक सीटिंग में, यानी आज सीटिंग करी है, विद इन 20 मिनट बाद हम उसे अल्कोहल या स्मोक देके चेक करते हैं क्या वो पकड़ रहा है। लगभग 99% केस में वो स्मोक या ड्रिंक हाथ में लेगा ही नहीं, उसको तुरंत नफरत होने लग जाती है, बिकॉज सबकॉन्शियस लेवल पे वो ट्रेन हो जाता है। बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिलता है नशा छुड़ाने में, रीप्रोग्रामिंग में, और उसके जीवन में आने वाली समस्याओं को सॉल्व करने में। ऐसे कुछ केसेस हैं आपके नजर में जो आपने किया, कुछ मतलब जी, प्रैक्टिकल तौर पे? प्रैक्टिकल तौर पे मैं ट्रांस हीलिंग एकेडमी चलाता हूँ। हमने लगभग बहुत सारी वीडियो डाली है। जब भी हम लोग किसी का नशा छुड़ाते हैं, हम लोग पूरा सेशन रिकॉर्ड करते हैं और पूरा सेशन यूट्यूब पे डालते हैं, जिसमें लाइव एग्जांपल दिया है कि पहले वो किस नशे का आदी था, किस तरीके से करता था और कितने दिन में छूट गया। यूजुअली 4 सीटिंग में कंप्लीटली नशा छूट जाता है, यानी 4 बार में। तो उनका पूरा फीडबैक के समेत हम डालते हैं कि कैसे उसकी लाइफ इंप्रूव हुई नशा छोड़ने के बाद। कई बार क्या होता है, नशा तो छूट जाता है लेकिन शरीर में खिंचाव बनता है, तनाव बनता है, तलब बनती है। वो सारी चीजों को छोड़ने में हिप्नोटिज्म बहुत मदद करता है, क्योंकि अगर दिमाग तक सिग्नल ही नहीं जाए कि हम वो नशा छोड़ चुके हैं तो तलब बनेगी ही नहीं। तो हम उस सिग्नल को बाईपास कर देते हैं कि दिमाग तक कि हम स्मोक छोड़ चुके। हम स्मोक की जगह किसी और एडिशनल चीज को डाल देते हैं तो हमारा दिमाग क्या करता है, स्मोक के ही सिग्नल दिमाग को देता है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। इस तरीके से उसे किसी भी तरीके की समस्या नहीं आती। और ऐसे कई फीडबैक, कई वीडियोस हमारे चैनल्स पर हमने पोस्ट कर रखे हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो होता है ना, उसमें व्यक्ति किस प्रकार के अनुभव कर सकता है? सर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक मॉडलिटी है, पार्ट ऑफ हिप्नोटिज्म है। कई बार क्या होता है, हमारे जन्म में, जैसे इस जन्म की हम बात करें
तो हम लोग डिसाइड करके नहीं आए थे हमें क्या बनना है, हमें क्या करना है, फ्यूचर किधर होगा। हम लोग कर रहे होते 9 to 5 जॉब, एक टर्निंग पॉइंट आता है और अचानक से हमारी लाइफ बदल जाती है। तो कहीं ना कहीं पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ कुछ फल हमारे इस जन्म में आता है, बाय डिफॉल्ट आता है। तो जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो हम वो पैटर्न्स को नोट करते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को शुरुआत से किसी चीज को लेके चिड़चिड़ापन है या गुस्सा है या नफरत है, कैसे एक व्यक्ति को, जैसे आज अगर मैं बात करूं, कई मैं ऐसे केस देखता हूं कि छोटे बच्चे 10-11 साल के बच्चे, उन्हें वाटर फोबिया है, पानी से डर है। जब हम उनकी काउंसलिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि बचपन से लेके अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी उसे भी नहीं समझ में आता है क्यों। फिर वो सोचता है हो सकता है कार्मिक हो सकता है ग्रह दोष हो, तो ये कहीं ना कहीं कर्म बंधन है। तो हम उसे पास्ट लाइफ से देख सकते हैं। लेकिन अच्छा, आप मानते हैं इस बात को पिछले जन्म में हाँ, है? मैंने भी देखा है, या जो सर है उनने देखा है, काफी सारे लोग हैं जिन लोगों ने देखा है और रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग डेटा क्रॉस वेरीफाई करते हैं। आज अगर हमने कुछ चीज देखी तो हम खाली मान नहीं लेंगे, हम उसे गूगल से या दूसरी जगह से सर्च करके वेरीफाई करेंगे कि क्या वो डेटा जो दे रहे उस डेट के आसपास ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है। क्योंकि जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाएगा तो वो चीजें बताएंगे जो उन्हें पता ही नहीं है। अगर उस डेट पे ऐसी कोई घटना घटी है जो गूगल पे अवेलेबल है और उन्हें कभी नहीं पता है, तो वो रिलेट कर पाते हैं। तो ऐसा डेटा भी कई बार बताया जाता है। जैसे मेरे एक स्टूडेंट हुए थे, वो फ्रीडम फाइटर थे, उनने जो नाम दिया, वो नाम, वो डेट, उनके मरने का स्थान, मरने की जगह, इनफ गांधी जी का उनके साथ जो रिलेशन था वो तक गूगल पे मैच हुआ। तो कई बार 100% एक्यूरेटी आ जाती है। डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट के वो कितना डीप है और कौन सा जन्म है। रिसेंट जन्म बहुत क्लैरिटी से वो रिलेट कर पाता है, बहुत पिछले लगभग गूगल पे भी अवेलेबल नहीं है तो हम रिलेट नहीं कर पाते। बट हम जब उसका बिहेवियर देखते हैं, जैसे कई स्त्री आए पिछले जन्म में, कई 3-4 जन्म तक मेल रही, तो आपने पूछा था कि स्मोकिंग क्यों करती, तो इस जन्म में जब आप देखोगे ना तो वो स्त्री बनी है। अच्छा, उनका पर्सनालिटी मेल जैसा होगा, बिहेवियर मेल जैसा होगा, हर जो लड़कों को जो पसंद होगा ना वो सब कुछ पसंद होगा। जब आप उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करोगे तो आपका समझ में आ जाएगा कि क्यों पसंद है, बिकॉज वो पिछले कई जन्मों तक पुरुष बन के आते रहे और इस जन्म में वो फीमेल बने। तो फीमेल के गुण कम होंगे, मेल के ज्यादा होंगे। बात करने का तरीका, कॉन्फिडेंट, बिहेवियर, सब कुछ पिछले जन्म से सब चला आता है, सब कुछ आता है। क्या बात है, बहुत अच्छे से आपने इसको डिस्क्राइब किया है। अच्छा विपुल जी, ये इनर चाइल्ड हीलिंग और इमोशनल हीलिंग ये क्या होती है? कई बार छोटे बच्चों में हमने देखा है, जैसे आज की तारीख में एक यूजुअली प्रैक्टिस होती है, हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम घर में बात करते हैं कि बेटा पढ़ लो, मोबाइल मत देखो, अच्छा नहीं होता है, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती है। ये हिप्नोटिक लैंग्वेज में गलत है। हिप्नोटिक लैंग्वेज ये बोलता है कि आप बोल रहे हो कि बेटा मोबाइल मत देखो, यानी नॉन वर्बली आप बोल रहे हो मोबाइल देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग एक पूरे सेंटेंस को समझ रहा ही नहीं है, इसी के लिए वो मोबाइल नहीं देख पाता है या कंटिन्यू वो मोबाइल देखता रहता है, छोड़ता नहीं है। हम हिप्नोटिक प्रोग्रामिंग का यूज करके चिल्ड्रंस की हीलिंग करते हैं, उसका मोबाइल छुड़वा सकते हैं।
उसको एजुकेशन यानी एक बार पढ़े तो कंप्लीटली याद रख ले वे, ऐसा कर सकते हैं। दूसरे कई केसेस में ऐसा देखा गया है, छोटे बच्चों के साथ कई ऐसी घटना घटती है जिसका इम्पैक्ट उनके दिमाग पे रह जाता है। तो चाइल्ड हीलिंग के दौरान हम उस इंसिडेंट को पूरी तरीके से उसके दिमाग से निकाल देते हैं। जब वो घटना ही नहीं रही तो प्रॉब्लम भी नहीं रहती है। तो हम इस तरीके की प्रोग्रामिंग से पूरी तरीके से उसके दिमाग में से वो मेमोरी को निकाल देते हैं। और हिप्नोटिज्म में ऐसी बहुत सारी हीलिंग होती है जिससे हम उसे रिप्रोग्राम करते हैं, पूरी तरीके से उसके माइंड सेट को बदलते हैं, गोल को बदलते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें एक व्यक्ति आता है कि सर हमें यहाँ तक पहुँचना है, कैसे पहुँचना है पता नहीं। जब रिप्रोग्राम किया जाएगा तो उसे एग्जैक्टली रोड मैप मिल जाएगा कि कैसे पहुँचना है, कहाँ पहुँचना है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड के पास सारा डेटा है, लेकिन आप यूज नहीं कर पा रहे हो बिकॉज तर्क आ रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही है, उसकी वजह से। अच्छा, तो ये रेग्रेशन थेरेपी और एक एज रेग्रेशन, ये क्या है, क्या एक्चुअली ये हमारे दर्शकों को बताइए ना। सर रिग्रेशन थेरेपी या एज रिग्रेशन पार्ट ऑफ हिप्नोटिज्म एंड पार्ट ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन है। जैसे अगर आज मुझे आपकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करनी है तो मुझे आपको समय में पीछे की तरफ ले जाना पड़ेगा। अब सबकॉन्शियस माइंड तर्क पे नहीं बिलीव करता, वो तर्क नहीं मानता, लेकिन उसे एविडेंस चाहिए। वो कैसे मानेगा कि आपको पिछला जन्म बताना है या नहीं बताना? तो हमें एज रिग्रेशन थेरेपी अप्लाई करनी पड़ेगी। एज रिग्रेशन यानी आपकी जो एज होगी उससे मैं धीरे 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 पीछे की तरफ आपको लेके जाऊंगा, जो ओशो ने भी किया था। ओशो के कई आश्रम में इसी तरीके की प्रैक्टिसिंग बहुत ज्यादा कराई जाती है। जब आप समय में पीछे 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 की तरफ जाते हो तो आपका दिमाग धीरे धीरे आदत बना लेता है चीजों को एक्सेप्ट करने की। फिर हम एज रिग्रेशन के साथ एक मॉडलिटी का इस्तेमाल करते और उसको डायरेक्ट पिछले जन्म में ले जाते हैं। तो एज रिग्रेशन एक तरीके से रास्ता है उसको पिछले जन्म के सारे दृश्यों को क्लियर दिखाने का। जैसे हम टीवी देखते हैं तो अगर कोई पास्ट लाइफ में गया तो बताएगा कैसे, उसको दिखेगा ही नहीं। तो एज रिग्रेशन के जरिए उसकी आंखें बंद होगी लेकिन उसे क्लियर टीवी के जैसे सब कुछ स्पष्ट दिखेगा। जैसे आप सपने में देखते हो कि आदमी चल रहा है, उसी तरीके से वो देखेगा, वो बताएगा कि कोई आया कोई नहीं आया, सब कुछ चीजें रिलेट कर पाएगा। एज रिग्रेशन का दूसरा अर्थ भी ये होता है कि आपकी उम्र को अगर बहुत स्लोली पीछे ले जाया जाए तो आप माता के गर्भ में सुनी हुई बातें भी बता पाओ। क्या वो डेटा आपके दिमाग में होता है। बाय डिफॉल्ट हम बोलते हैं ना गर्भ संस्कार करो, तो गर्भ संस्कार क्या है? गर्भ संस्कार ये है कि जब माता प्रेग्नेंट होती है तब उसे अच्छी चीजें बताई जाती है, गीता का ज्ञान या कुछ अच्छी चीजें बताई जाती है, वो सुनता है। तो जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एज रिग्रेशन करते हो और अगर आप माता के गर्भ में भी ले जाओ तो बताएगा कि अंदर का दृश्य क्या था, अंदर क्या उसने देखा, किस तरीके से चीजें थी, कितनी लाइफ कठिन थी और वो क्या सोच पाता था। क्योंकि लिए एक्चुअल में जब छोटे बच्चे होते हैं उनकी अवेयरनेस नहीं होती है, बाकी वो सोच समझ सब कुछ पाते हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एज रिग्रेशन से हम बचपन से यानी जब माता के गर्भ में क्या क्या हुआ सब कुछ पता कर सकते हैं। किस एज में बता सकता है वो? किसी भी एज में, किसी भी एज में, कोई लिमिटेशन जैसे कोई बच्चा जैसे हाँ। बॉर्न होता है हाँ। जब कितनी एज में जब ये सब बता सकता है वो? नहीं, वो जैसे आज आपका मैं सजेस्टेबिलिटी टेस्ट करूं और आप सजेस्टेबिलिटी टेस्ट में ओके आते हैं तो आप भी बता पाएंगे। एज का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। वास्तविकता में क्या होता है, हमें ये पता करना होता है कि आपकी इमेजिनेशन कैसी है। पहला, आपकी अगर इमेजिनेशन अच्छी है तो धीरे धीरे हम रिवर्स लेके जाएंगे। जब आप बहुत अच्छे से रिवर्स में जाने लगोगे ना तो आप किसी भी एज के व्यक्ति हो, आप माता के गर्भ तक जा सकते हो, बिकॉज आपके दिमाग में बचपन में पढ़ी हुई एबीसीडी भी तो है, काउंटिंग भी तो है। तो वो क्यों है? रिपीटेशन। आपने बार 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 पढ़ा, इसके लिए याद हो गया, लेकिन आपको लगता है वो रिपीटेशन से हुआ। वास्तविकता में रिपीटेशन क्यों करना पड़ा? आपका कॉन्शियस माइंड को नहीं समझ में आ रहा था ये डेटा काम का है। तो इसी तरीके से कॉन्शियस माइंड के पास हर एक चीज है। कई बार होता है सामने चीजें पड़ी होती है, हमें नहीं दिखती है, हम थोड़े शांत होते हैं तो दिखने लगती है। बाय डिफॉल्ट हम हिप्नोटिज्म में चले जाते हैं।
तो ये दिन भर में होता है, लेकिन कोई एज लिमिट नहीं है कि इस पे होगा या इस पे नहीं होगा। वर्बली सजेस्टेबिलिटी टेस्ट से ही पता चलेगा कि ये कौन व्यक्ति ठेठ वहां तक जा सकता है। इसका भी अगर नंबर्स में बताऊं तो लगभग 100 में से 70 लोग जा पाते हैं माता के गर्भ तक। करेक्ट, अच्छा समझाया आपने। मेरा अगला प्रश्न होगा आपसे विपुल जी कि स्टेज हिप्नोटिज्म और क्लिनिकल हिप्नोटिज्म में फर्क क्या है? सर देखिए, स्टेज हिप्नोटिज्म शॉक इंडक्शन का पार्ट है या रैपिड इंडक्शन का पार्ट है। आज बहुत सारे हिप्नोथेरेपिस्ट आ गए, बहुत सारे मेंटलिस्ट आ गए। मेंटलिस्ट क्या करते हैं कि कुछ ऐसी प्रक्रिया करते हैं, एकदम से आए, रैंडमली आए और मिले। जैसे ही वो आए और मिले, व्यक्ति ट्रांस में चला गया, नाम भूल गया, खड़ा नहीं हो पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, हमें लगता है हिप्नोटिज्म है। ये एक तरीके से रैपिड इंडक्शन या स्टेज हिप्नोटिज्म है। स्टेज हिप्नोटिज्म में क्या किया जाता है, जो ऑडियंस है उसको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कुछ दिखाना है, मैजिक शो कराना है, भाई अपना नाम बदलवाना है, लड़की के जैसे डांस कराना है, कोई लड़का है लड़की के जैसे बिहेव करेगा, बात करेगा, वो पार्ट ऑफ स्टेज हिप्नोटिज्म। लेकिन क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी बिल्कुल विपरीत है। वहाँ पे एक कंट्रोल इन्वायरमेंट का इस्तेमाल होता है, सही गाइडेंस में धीरे धीरे व्यक्ति को ट्रांस में ले जाया जाता है, उसकी हर एक प्रॉब्लम को वहाँ पे सॉल्यूशन दिया जाता है। धीरे धीरे जब वो चीजें होती जाती है तो व्यक्ति एक सही स्थिति में जाता है जहाँ पे उसका तर्क यानी प्रश्न हट जाते हैं। जब प्रश्न हटते हैं तो डायरेक्ट बोला गया वर्ड उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और वो सीधा स्टोर होता है। तो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी का पार्ट ही ये है कि हम एक व्यक्ति को हील कर दें। जैसे आप मेरी ही बात करें तो मैंने हिप्नोटिज्म 10th में सीखा था, जस्ट फॉर फन सीखा था। मैं बैंकिंग जॉब करता था, बैंक में मैं मैनेजर था। मेरे को नहीं लगता था कि मैं इस सेक्टर में टीचिंग में आऊँगा या कुछ अच्छा करूँगा, मैंने बस फन के लिए सीखा था। जब मेरे को लगभग 3 या 4 साल पहले ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ, लगभग ब्रेन ट्यूमर जिस पोस्चर में है, मेरे को डॉक्टर ने सिर्फ एक ही चीज बोली थी, यहाँ सर्जरी करना 50% चांस है कि आप कोमा में जाएंगे, 50% चांस है कि आप सरवाइव कर पाओगे, बिकॉज वहां से मेरी ब्रेन की मेन नस जा रही थी। उस समय मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या सर्जरी या फिर कुछ भी नहीं। लेकिन पता नहीं भगवान बोलो या कुछ भी बोलो, मेरे को याद आया कि मैंने कुछ इस तरीके का सीखा है। मैंने अपना ट्रीटमेंट चालू किया, रिप्रोग्रामिंग चालू किया, मेरे खुद के जो मंत्र चिकित्सा विज्ञान है वो यूज किया। नाउ मैंने जब 2 साल बाद चेक किया तो वो गांठ डिसॉल्व होने लगी। उसके बाद मैंने टीचिंग चालू की। उससे पहले मैं टीचिंग में इंटरेस्टेड भी नहीं था, मेरी लाइफ सेटल थी, अच्छी जॉब थी, सब कुछ अच्छा था। फिर मैंने टीचिंग चालू की कि उस रिपोर्ट के बिहाफ पे मुझे लगा कि ये चीज मुझे सिखानी चाहिए। कोरोना में हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को सिखाया, समझाया कि ये जो बाहर जो डर फैला है या बीमारी फैली है, फोबिया है या आपका डर है। आप मान लोगे तो कोरोना होगा, नहीं मानोगे तो दुनिया की कोई बीमारी आपको बीमार नहीं कर सकती। अगर आप मान लो कि मेरे को कोई बीमार नहीं कर सकता, आप मान लो मैं वर्ल्ड का सबसे बेस्ट हिप्नोथेरेपिस्ट हो, तो कौन उसको हरा सकता है? बट वो मान नहीं पाता है, उसका बिलीफ सिस्टम वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है ये हिप्नोटिज्म। क्या बात, ये अपना आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। पर्सनल के बाद हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को ट्रीटमेंट किया। नाउ मैं जिधर से आ रहा हूँ गुजरात से, वहां पे थोड़ा सा हिप्नोटिज्म बोलना मतलब मेरे पेरेंट्स ही मना करते थे कि बाहर बताना नहीं है कि तेरे को आता है। नहीं, एक्चुअली ना मैं बताऊं विपुल जी, ये हिप्नोटिज्म जो एक ऐसा पेशा है जिससे जनरली आदमी थोड़ा सा घबरा जाता है, अरे यार इससे दूर रहो। समझ रहे हैं आप? ऐसे कई केसेस आपके सामने आए होंगे, इससे दूर रहो यार, हिप्नोटाइज कर देगा तो हमारे साथ काफी है। मेरे पास आने से पहले लोग पर्स घर पे बता के आते, 2 घंटे में नहीं आऊं तो आ जाइएगा। मैं भी, कई लोग तो इतना स्ट्रिक्ट होते हैं कि उनकी वाइफ के साथ आए तो पहले ही बोलते सर कुछ ऐसा मत पूछिए। हिप्नोटिज्म और थोड़ी बहुत मॉडलिटी में यूज करता था, सीखने का शौकीन था मैं, सीखने का, तो सीखता रहता था। अच्छा ये बताइए कि ये हिप्नोसिस का उपयोग
क्या हम बिजनेस या फिर किसी कम्युनिकेशन में कर सकते हैं? कर सकते डेफिनेटली, बिकॉज आपका माइंडसेट क्लियर हो जाता है ना। आज आप सोच रहे हो मेरे को बिजनेस करना है, और तर्क आ रहा है, होगा नहीं होगा, कैसे करूंगा, कब करूंगा, क्या क्या कर सकता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वो सब आपके ध्यान को भटकाते हैं। और एक बिजनेस माइंडेड व्यक्ति है जिसने सोच लिया है मेरे को करना ही है, कैसे भी हो, कुछ भी हो, किसी भी स्थिति में हो, वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाता है, बिकॉज उसका गोल क्लियर है कि बस मेरे को करना है। तो आप जब एक सेंटेंस पे आ जाएंगे कि करना ही है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, या कुछ और करना ही नहीं है, तो आप उस जगह तक पहुंच पाओगे जिस बिजनेस में आपको ग्रोथ चाहिए, जिस जगह पे आपको ग्रोथ चाहिए। तो माइंड की क्लैरिटी हिप्नोटिज्म बहुत ज्यादा देता है। मेरे को भी दी थी। मैं इंडिया यंगेस्ट हिप्नोथेरेपिस्ट, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं इंडिया का सबसे पहला हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ जो इतनी कम एज में रैपिड रिडक्शन कर रहा है। मैं टेडेक्स टॉक करके आया हूँ, इंडिया का पहला यंगेस्ट टेडेक्स टॉक स्पीकर हूँ जो हिप्नोथेरेपी के बारे में बता के आया है। तो मैंने भी अपने माइंड को रिप्रोग्राम किया था जब मैं इसमें आया था प्रोफेशन में, कि कैसे हिप्नोटिज्म को मैं सिखाऊं। तो अगर एक मेरा मेरा ये पर्सनल हाँ। क्वेश्चन है ये, जी। क्या एक दुकानदार सामने जो ग्राहक है उसको हिप्नोटाइज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते बाय डिफॉल्ट। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, हिप्नोटिज्म में जरूरी नहीं है आपको मैं हिप्नोटाइज करूँ। मैं यहाँ बैठ के इंटरव्यू के दौरान या मेरे स्टूडेंट को या मेरे क्लाइंट को मैं कन्विंस कर सकता हूँ मेरे काम के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए कंप्लायंस एक चीज होती है, हिप्नोटिज्म का पार्ट है। कंप्लायंस में क्या होता है, अगर मुझे आपसे कोई बात मनवानी है, मुझे आपसे कोई प्रोडक्ट बेचना है, तो मैं कुछ ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा, आप मान जाओगे। तो एग्जाम्पल के लिए वो व्यक्ति क्या करेगा, पहले छोटा सा काम, सर ये छोटा सा कर दीजिए, आप बोलेंगे हाँ, फिर मैं और छोटा सा, सर इतना सा, फिर और छोटा सा, इस तरीके से 4-5 बातें मनवाने के बाद लास्ट में मैं बोलूंगा सर ये थोड़ा सा, आप बोलोगे चलिए इतना कुछ हुआ ये भी कर देता हूँ। तो आप हिप्नोटाइज तो नहीं हुए, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो बड़ा काम जो डायरेक्ट मैं आपको बोलता था आप नहीं करते। तो डेली की लाइफ में हिप्नोटिज्म बहुत ज्यादा यूज करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले, एमएलएम वाले, एडवर्टाइजमेंट वाले, या फिर ऐसे लोग जो बहुत मार्केटिंग के एक्सपर्ट है। हाँ, यस। वो बहुत स्लोली बढ़ते हैं। आपको लगता है इतने से काम में क्या होता है, क्या मना करूं, आप हाँ बोलते जाओगे और लास्ट में आप ऐसा काम कर दोगे, फिर आपको लगेगा यार ये मैंने क्यों किया, बिकॉज आप एक हिप्नोटिक लूप में थे। तो इसी तरीके से आप हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करके अपने जो ग्राहक है उसे इजीली मना सकते हो। जैसे एक दुकानदार है, अब कोई उसके पास कुछ परचेस करने आया, उसने सामान दे दिया, तो आप शायद वापस नहीं आओ। लेकिन जब आपने सामान दिया और वो दुकानदार ने पूछा घर में सब ठीक है ना, आप कैसे हो, पानी लोगे, अब आप उस दुकान पे जाओगे वापस। ये हिप्नोटिक लैंग्वेज है। ये वही यही कह रहा था मैं, यही क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था। हमने देखा कई बार कि जो एक बोलने वाला होता है, जो दिमागी होता है ना, बहुत शातिर होता है वो। तो एक कहावत भी है कि बोलने वाला अपना गधा बेच लेता है, हाँ। और जो खामोश रहता है, कुछ नहीं बोल पाता, हाँ। उसका घोड़ा भी नहीं बिकता है। हाँ, यू नो, तो एक वही है सम्मोहन करना, है सम्मोहन। ना, वशी करना अपनी तरफ से। ये बहुत हिप्नोटिज्म अच्छा। वही है, वर्ड्स सही लैंग्वेज, बिकॉज सही वर्ड्स ही आपके दिमाग में जाएंगे, बाकी नहीं जा सकते। अच्छा, ये बताइए विमल जी, आज के लाइव सेशन में कौन कौन से डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिलेंगे? देखिए काफी सारे डेमोन्स्ट्रेशन है जो हम कर सकते हैं। आई कैटालेप्सी कर सकते हैं, सजेस्टेबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि व्यक्ति ट्रांस में जाएगा या नहीं जाएगा। तो कुछ ऐसे टेस्ट हम यहाँ चाहे तो परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे तो आप पे भी कर सकते हैं, जिससे हमें आइडिया है कि आपका सबकॉन्शियस लेवल कितना हाई है। बिकॉज जितना ज्यादा सबकॉन्शियस लेवल हाई होता है उतने हिप्नोटिक पावर अच्छी होती है। अच्छा, क्या बिगिनर्स पहले दिन से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना शुरू कर सकते हैं? इजीली ले सकता है। हिप्नोटिज्म के अंदर लगभग 5 से 6 घंटे सही ट्रेनिंग दी जाए, सही सीक्रेट सिखाए जाए कि कैसे शॉक क्रिएट करना है, कहाँ तक इम्पैक्ट जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या मिस्टेक अवॉइड करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, पहले ही दिन वो प्रैक्टिकल करता है। घर में से किसी को भी चुन के वो हिप्नोटाइज करेगा, रिप्रोग्रामिंग करेगा, कुछ टेस्ट करेगा, जिससे उसे समझ में आएगा कि हिप्नोटिज्म होता कैसे। विदाउट प्रैक्टिकल उसे समझ में ही नहीं आएगा। अच्छा, हिप्नोटिज्म सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है, नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस? नॉलेज।
साथ में उसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो खुद ही आ जाते हैं। नॉलेज इसके लिए बिकॉज हर व्यक्ति अलग तरीके से हिप्नोटाइज होता है। किसी को आपने जैसे स्लीप बोला वो ऐसे गिर जाएगा, किसी को कुछ भी नहीं होगा, आंखें बंद करके बैठा है, किसी की तो आंखें भी बंद नहीं होगी और वो ट्रांस में चला जाएगा। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हर किसी का अलग अलग होगा, लेकिन आपका नॉलेज ही डिसाइड करेगा कि वो हुआ है या नहीं हुआ है, वो कितना डीप में है, उसकी ट्रांस की कौन सी स्थिति है, उसको कौन से लेवल में जाना है, कौन सी टेक्निक से जाना है। क्योंकि ये हिप्नोटिज्म में बहुत सारी टेक्निक है, लाखों टेक्निक है। आप हाथ मिला के कर सकते हो, आप ऐसे आंखों में आके डाल के कर सकते हो, पेंडुलम से कर सकते हो जैसे मूवी में किया जा सकता है। तो आप कैसे करोगे वो आपका नॉलेज डिसाइड करेगा। गलत टेक्निक से ना वो ट्रांस में जाएगा ना ट्रांस क्रिएट होगा। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था जो मैंने उसको टाइप भी किया था कि ट्रांस हीलिंग एकेडमी के हिप्नोटिज्म कोर्स में क्या क्या सिखाया जाता है और इसकी सबसे खास बात क्या है? देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हिप्नोटिज्म के कोर्स तो बहुत सारे। हम लोगों ने जब हमारी एकेडमी की नींव रखी, मैं गुजरात से था, गुजरात में हिप्नोटिज्म सीखना नामुमकिन हो गया था बिकॉज ट्रेनर बहुत सारे अपसेल करते। अपसेल इट मीन्स पहले ये कोर्स ले लो, फिर दूसरा कोर्स, फिर तीसरा कोर्स, फिर चौथा कोर्स। ऐसे करते हुए एक आदमी बहुत ज़्यादा फाइनेंस की अपनी लॉस करवाता है और प्रॉपर सीख नहीं पाता। तो ट्रांस हीलिंग एकेडमी की शुरुआत करने का कारण ही ये था। हम लोगों ने इस अपसेल मॉडल को हटा दिया। आप हिप्नोटिज्म सीखना चाहते हो, सिर्फ एक कोर्स, एक प्राइस। आपने हिप्नोटिज्म का एक कोर्स लिया, उसके बाद आपको जरा सा भी ये नहीं बोला जाएगा कि अब ये सीखने के लिए ये करो। हिप्नोटिज्म में, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, ग्रुप हिप्नोटिज्म में, एनएलपी में, सीबीटी में या फिर बीमारी हटाने में, हिप्नोटिज्म की जितनी भी मॉडलिटी है, हिप्नोटिज्म में क्लिनिकल प्रूवन जितना भी आता है, सब कुछ इसमें ऐड होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें नहीं आएगा, सब कुछ इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आता है। प्लस हमारा हिप्नोटिज्म का जो ट्रांस हीलिंग एकेडमी है, ये एमसीए में रजिस्टर है। यानी इसके बाद जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसमें साफ लिखा आएगा कि यू आर क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। उसके बाद आप अपना सेंटर खोल के हीलिंग और इजीली प्रैक्टिस भी कर पाओगे इस चीज का। विपुल जी, आपने अभी तक जितना भी बताया बड़ा विस्तार से बताया और पर्सनली मैं ये जानना भी चाहता था और बड़ा अच्छा हुआ ये जो सब्जेक्ट आज का था, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई आज अपनी हिप्नोटिज्म जर्नी शुरू करना चाहता है तो ट्रांस हीलिंग एकेडमी में उसे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिस, स्क्रिप्ट्स, स्टडी मटेरियल, सर्टिफिकेट, लाइफ टाइम सपोर्ट और प्रोफेशनल गाइडेंस के रूप में क्या क्या मिलेगा? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति हमसे हिप्नोटिज्म की क्लास के लिए जुड़ता है, सबसे पहले तो हम रिकॉर्डेड क्लास नहीं देते, बिकॉज आधे से ज़्यादा लोग रिकॉर्डिंग दे देते हैं, फिर आप प्रैक्टिकल करते रहो, ऐसा नहीं होता है। हम सबसे पहले उसे क्लास में लाइव लाते हैं, हम उसकी सजेस्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं। जब वो खुद व्यक्ति फील करेगा हिप्नोटिज्म में क्या होता है, तभी वो दूसरों पे कर पाएगा। फिर हम लोग उसे समझाते कि दूसरों पे कैसे करना है, और हम हमारे 7 दिन के कोर्स के अंदर छठे दिन ही उसको बोलते कि आप किसी को भी क्लास में लाएंगे और उस पर हिप्नोटिज्म अप्लाई करेंगे। यानी छठे ही दिन वो इतना एकदम एक्सपर्ट हो जाता है कि वो किसी को भी क्लास में लाके लाइव उसमें एक्सपेरिमेंट करता है, हिप्नोटाइज करता है और उसके ऊपर कुछ टेस्ट के साथ पता करता है कि कितना डीप गया। साथ में हम उससे स्टडी मटेरियल देते हैं, लगभग 200 से 400 पीडीएफ है, हीलिंग के अदर पीडीएफ है, वो सारी चीज़ें हम उसे प्रोवाइड करते हैं जिससे उसे नॉलेज मिले। रेगुलर हम कुछ किताबें प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा कुछ लाइव प्रैक्टिकल प्रोवाइड करते हैं और साथ में लाइफ टाइम एक्सेसिबल रिकॉर्डिंग देते हैं जिस क्लास उसने अटेंड की है, जिससे उसकी हेल्प हो रेगुलर और उसका नॉलेज अपग्रेड होता रहे। जब भी मार्केट में कोई नई स्क्रिप्टिंग आती है, कोई नई बीमारी आती है, इंस्टेंट उस बीमारी का पीडीएफ या पूरा स्टडी मटेरियल बना के ग्रुप में अपडेट किया जाता है ताकि वो व्यक्ति उसकी भी हीलिंग कर पाए, और ये लाइफ टाइम सपोर्ट उसे प्रोवाइड किया जाता है। इंडिया में बहुत सारे हिप्नोथेरेपिस्ट है, लेकिन लगभग फ़ोन पे कोई अवेलेबल नहीं है। आज भी जब भी किसी स्टूडेंट का फ़ोन आता है, फ़ोन में ही पिक करता हूँ, उसके बाद मैं टीम को अपडेट करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है, बिकॉज मैं जो चीज़ें बता सकता हूँ मे भी टीम नहीं बता पाएगी।
और उसकी प्रॉब्लम, उसके सॉल्यूशन को मैं इंस्टेंट वही रिलीफ दे सकता हूँ। विपुल जी, ये मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे और बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है ये, अगर आप बुरा ना माने तो, कि ये हिप्नोटिज्म को आपने अपना प्रोफेशन बनाया हुआ जी। है ना, और डेफिनेटली इससे आपको इनकम भी होती होगी, तो उस इनकम से कितने सेटिस्फाई हैं आप और इस पेशे से कितने सेटिस्फाई हैं? सर, इनकम की अगर मैं बात करूं तो इनकम से मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ उस प्रोफेशन से, क्योंकि जब मैं सीखा था तो मेरे को ये नहीं पता था कि इसमें क्या अनुभव होने वाला है। मैंने चालू किया था हीलिंग से या बीमारी से ठीक करने से प्रॉब्लम। जब मैं ट्रीटमेंट करता गया और जो लोग आते गए और उनके एक्सपीरियंस आते गए कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं 20 साल से परेशान था, 5 साल से परेशान था। मेरी जब फैमिली के पास आने लगे, उन्हें बोलने लगे, मेरे पेरेंट्स को बोलने लगे, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि ठीक है अब तू बता सकता है, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा मूवमेंट था। मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सपोर्ट किया। जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं बहुत रिलीफ हो रहा है, वो मेरे लिए फंड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। नाउ आज की तारीख में भी मैं ऑफलाइन हीलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। अगर कोई मेरे पास आके हीलिंग लेता है तो उसका कोई कॉस्ट नहीं रहता है। मैं ट्रेनिंग पर्पज से अर्निंग करता हूँ। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के खास मेहमान विपुल दशरथ ओड, जिन्होंने हिप्नोटिज्म के बारे में इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी नमस्कार मच, सर। बहुत अच्छा लगा आपसे जानकारी लेकर। थैंक यू।